बढ़िया ही है। ठीक है। अब देखिए, अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहाँ तक करा दिया था कि जो भी अपने पास अज्ञात ताप पैमाना होता है कि अज्ञात ताप पैमाना क्या होता है। क्लियर? जो अपने पास अज्ञात ताप पैमाना होता है कि उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं कि अज्ञात ताप पैमाने के मैंने तुमको बताया था कि उसका जो एक अंश होता है, क्या होता है, एक अंश होता है, वो कितने बराबर भागों में होता है, 100 बराबर भागों में होता है। क्लियर? मैंने उबलते हुए पानी का जो ताप माना था वो कितना माना था, टो एस माना था, और गलते हुए जो बर्फ का जो तापमान माना था वो कितना माना था, टो आई। क्लियर? कि उबलते हुए पानी का तो कितना मान लिया था अपन ने, टो एस, और जो गलते हुए बर्फ का जो माना था वो कितना माना था, टो आई। दोनों ताप थे, और हम जानते हैं कि वो ये दोनों कितने अंश के बराबर होते हैं, ऊष्मागतिक ताप में ना कितने अंश के बराबर होता है, एक अंश, और एक अंश कितने बराबर भागों में होता है, 100 बराबर भागों में होता है। क्लियर? तो अपने पास मैंने तुमको निकलवाया था कि टो एस अपॉन टो आई माइनस 1 बराबर क्यू एस अपॉन क्यू आई माइनस 1, यही निकलवाया था। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी उबलते हुए जो पानी का जो ताप है तो कितना है, टो एस, गलते हुए बर्फ का कितना माना था, टो आई। अब देखिए टो एस के थ्रू कौन सी ऊष्मा है, क्यू एस, और टो आई के सापेक्ष कौन सा है, क्यू आई। क्लियर? अब ये दोनों कितने अंश के बराबर थे, एक अंश, तो दोनों भागों में से अपन ने एक अंश को क्या कर दिया, घटा दिया है। तो मैंने तुम्हारे पास इसमें बताया था कि टो आई इसमें से अपन ने लघुत्तम ले लिया था, टो एस माइनस टो आई बराबर इसमें से अपन ने क्यू आई ले लिया था, क्यू एस माइनस क्यू आई। क्लियर? यही बताया था। तो हम जानते हैं कि चूंकि कि टो एस माइनस टो आई बराबर कितने बराबर भागों में आता था, 100, तो इसके स्थान पर मैं क्या रख लूंगा, 100, तो 100 अपॉन टो आई बराबर क्यू एस माइनस क्यू आई अपॉन क्यू आई। इनका क्या कर दिया था मैंने, वज्र गुणा, तो 100 क्यू आई बराबर कितना आ गया था, क्यू एस माइनस क्यू आई इंटू क्यू टी वो टो आई आ गया था। अब मैंने क्यू एस अपॉन क्यू आई का क्या कर दिया था, इधर साइड पक्षांतरण, तो 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई बराबर कितना आ गया था, टो आई। आया था नहीं आया था, आया था कि अपने पास 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई बराबर कितना आया था, टो आई आया था। अब फिर मैंने तुमको बताया था कि जो टो है वो टो आई के सापेक्ष क्या करता है, ताप है। तो अपने पास अपन ने क्या किया था कि टो अपॉन टो आई बराबर किसके किया था, क्यू अपॉन क्यू आई के। उनका अपन ने लघुत्तम लेके उसको हल कर लिया था। तो उसको हल करने के पश्चात जो अपने पास ऊष्मागतिक ताप पैमाना का जो अज्ञात ताप पैमाना होता है उसका जो लास्ट रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है। क्लियर? चल अगला हेडिंग डालिए नया, अज्ञात ताप पैमाना या ऊष्मागतिक ताप पैमाना। लिखिए ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी ताप पैमाने, ऊष्मा गतिकी ताप पैमाने तथा आदर्श गैस ताप पैमाने में समतुल्यता कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना और आदर्श गैस ताप पैमाने में क्या का समतुल्यता होती है। क्लियर? अब एक बार सुन लीजिए कि जो ऊष्मागतिक ताप पैमाना होता है वो क्या होता है, अपने पास कोई भी अपने पास स्रोत है और कोई भी अपने पास कोई दूसरा क्या है, सिंक। क्लियर? वो अपने पास Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा था, क्या कर रहा था, स्रोत, और वो किसको दे रहा था, Q2 ऊष्मा सिंक को दे रहा था, नहीं दे रहा था, किसके द्वारा, कार्यकारी पदार्थ के द्वारा। क्लियर? तो इसमें लिखिए, यहां से लिख दीजिए, माना एक आदर्श ऊष्मा इंजन, माना एक आदर्श ऊष्मा इंजन, माना एक आदर्श ऊष्मा इंजन
या कार्नो ऊष्मा, माना एक आदर्श कार्नो इंजन, ऊष्मा की जगह यहां पे लिखना कार्नो, माना एक आदर्श कार्नो इंजन ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर, ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर, ताप पैमाने पर तो एस ताप वाले, तो एस ताप वाले स्रोत तथा टॉय, स्रोत तथा टॉय ताप वाले सिंक के मध्य कार्य करता है। तो इस इंजन की इस इंजन की दक्षता, देखिए मैंने तुमको दक्षता जो निकलवाई थी, तो दक्षता कितनी निकलवाई थी, नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 निकलवाई थी या नहीं निकलवाई थी, निकलवाई थी। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर कितना है, टॉयस, और सिंक का ताप कितना है, टॉय। तो अपने पास जो इस ऊष्मा इंजन की दक्षता होगी वो नीटा बराबर कितनी होगी, 1 माइनस कितनी होगी, टॉय अपॉन टो एस। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नीटा बराबर 1 माइनस टॉय अपॉन टो एस। नीचे लिखिए यदि आदर्श गैस ताप पैमाना, यदि आदर्श गैस ताप पैमाने, यदि आदर्श गैस ताप पैमाने पर स्रोत एवं सिंक के ताप TS व TI हो तो कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस TI अपॉन TS। इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए, अब मैंने आपको तुमको बताया था कि जो ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना है उसका स्रोत का ताप तो कितना लिया है, टॉयस, और सिंक का ताप कितना लिया है उसने, टॉय। क्लियर। तो उस हिसाब से उसकी जो दक्षता होगी नीटा बराबर वो कितनी होगी, टॉय अपॉन टॉयस। अब अपन ने दूसरा जो आदर्श गैस ताप पैमाना लिया है उसका स्रोत का ताप तो कितना माना है, TS, और सिंक का ताप कितना माना है, TI। क्योंकि अपन दोनों पैमानों में तो क्या कर रहे हैं, समतुल्यता। तो पहले अपन किसका ताप का पैमाने मानेंगे, ऊष्मागतिकी का, और दूसरा ताप पैमाना किसका मानेंगे, आदर्श गैस का। तो ऊष्मागतिक ताप पैमाने जो स्रोत का ताप है वो कितना है, टॉयस, और वो अपने पास जो सिंक का ताप है वो कितना है, टॉय। अब दूसरा क्या है, आदर्श गैस। तो आदर्श गैस का जो ताप है वो कितना माना है, स्रोत का अपन ने TI, TS, और जो सिंक का ताप माना है वो कितना माना है अपन ने, TI। क्लियर। अब देखिए, अब जब अपन नीचे लिखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना है, टॉय अपॉन टॉयस बराबर 1 माइनस TI अपॉन TS। तो इनके जब अपन लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, टॉयस, तो टॉयस माइनस कितना आ गया, टॉय, बराबर इसमें से अपन ने TS लघुत्तम ले लिया तो TS माइनस TI। क्लियर। इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3। तो नीचे लिखिए, अब यदि S वाष्प बिंदु और I चालन बिंदु हो तो चालन बिंदु को ऐसे लिखना, चालन बिंदु को व्यक्त करता है तो S माइनस तो I कितने बराबर भागों में बांटा था अपन ने? 100, तथा उस कंडीशन में TS माइनस TI भी किसके बराबर हो जाएगा? 100 के। क्लियर? तो अपने पास 100 अपॉन, देखिए आगे चलते हैं, यहां तक उतार लिया होगा। तो देखिए टो एस माइनस टो आई का मान कितना है? 100, और टी एस माइनस टी आई बराबर कितना है? 100। तो जब अपन 100 बराबर भागों में बांटेंगे, अपन ने पहले भी किया था कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने में टो एस माइनस टो आई बराबर कितना होता है? 100। और अपन ने आदर्श गैस ताप पैमाने का जो स्रोत का ताप माना है कितना? टीएस, और सिंक का ताप कितना माना है? टीआई। माना है नहीं माना? तो अपन जो टो एस माइनस टो आई जितने के बराबर भागों में विभाजित होगा, उतना ही टीएस माइनस टीआई भी उतने ही बराबर भागों में विभाजित होगा। तो अपने पास 100 बटे टो एस आ गया, और ये कितना आ गया? 100 बटे टीएस। तो नीचे लिख देना, अर्थात टो एस बराबर कितना होगा? टी एस। अर्थात टो एस बराबर टी एस। इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। इक्वेशन नंबर 4 नीचे लिखिए। तो जब टो एस बराबर टी एस के है, तो टो आई किसके बराबर होगा? टी आई के। टो एस बराबर अगर टी एस के है, तो जो सिंक का ताप है, ऊष्मागतिक ताप पैमाने का जो सिंक का ताप है, वो भी आदर्श गैस ताप पैमाने के सिंक के ताप के बराबर होगा। क्लियर? तो नीचे लिखिए, समीकरण 5 दोनों ताप पैमानों पर गलन या हिमांक बिंदु के बराबर होने को दर्शाता है। क्योंकि टो एस माइनस टो आई बराबर 100 तथा टी एस माइनस टी आई बराबर 100। तो नीचे लिख दीजिए, अतः दोनों ताप पैमानों पर एक अंश का मान भी बराबर है। अतः दोनों ताप पैमानों पर भी एक अंश का मान भी बराबर है। नीचे लिख देना, अतः
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ताप पैमाने एक दूसरे के तुल्य हैं। नोट करिए जल्दी। इनमें कुछ नहीं है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक क्या होता है, रिलेटेड होता है। क्लियर? अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? क्योंकि अपन अज्ञात ताप पैमाना ज्ञात किया था तो उसी से रिलेटेड ये क्या है, तुल्यता है। तो उनमें अपन ने टॉयस माना था, टॉय माना था, इसमें भी अपन ने क्या माना है, टॉयस टॉय माना है। तो एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक क्या होता है, रिलेटेड होता है। क्लियर? उतार लीजिए जल्दी। उतार लिया होगा। चलिए अब डालिए मैक्सवेल समीकरण कि मैक्सवेल समीकरण क्या होती हैं। अगला टॉपिक है अपना मैक्सवेल समीकरण या संबंध हेडिंग डालिए मैक्सवेल समीकरण या संबंध। देखिए मैक्सवेल समीकरण ने अपने पास 4 इक्वेशन दी थी। क्या दी थी? 4 इक्वेशन दी थी। देखिए जो ऊष्मागतिक जो अपने पास जो अपने ताप पैमाना होता है उसमें जो अपने पास मैक्सवेल के जो समीकरण हैं वो मैक्सवेल समीकरण अपने पास 4 दी थी। क्लियर? और ये जो मैक्सवेल समीकरण है वो दाब, देखिए एक तो अपने पास दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी S, इन चारों के मध्य क्या करता है, वो संबंध स्थापित करता है। और संबंध स्थापित करने के पश्चात वो अपने मैक्सवेल के जो अपने पास जो 4 समीकरण है वो स्थापित हो जाते हैं। किस में? दाब में, आयतन में, ताप में और एंट्रोपी में। क्लियर? अब देखिए जो इन चारों में जो अपने पास आएगा जो संबंध उसको अपन क्या बोलते हैं, एक ऊष्मागतिकी विभव बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी विभव कूप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मागतिकी विभव जो कूप होता है वो क्या करता है, दिशा का निर्धारण करता है। इसलिए अपन इन चारों संबंधों को अपन क्या बोल सकते हैं, ऊष्मागतिकी विभव बोल सकते हैं। क्लियर सभी को? अपने पास देखिए दाब और आयतन में संबंध ज्ञात करेंगे, आयतन ताप में संबंध ज्ञात करेंगे और ताप और एंट्रोपी में संबंध ज्ञात करेंगे। इन चारों के बारे में अपन संबंध के बारे में जब जानकारी कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, मैक्सवेल के चारों समीकरण सिद्ध हो जाएंगे या मैक्सवेल के चारों समीकरण आ जाएंगे। क्लियर? किस में? दाब में, आयतन में, ताप में और एंट्रोपी में। इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक विभव कूप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऊष्मागतिक जो विभव होता है वो क्या करता है, दिशा का निर्धारण करता है। क्लियर सभी को? चलिए लिखिए इसमें लिखिए ऊष्मागतिकी
ऊष्मागतिकी तंत्रों की अवस्थाओं को ऊष्मागतिकी तंत्रों की अवस्थाओं को ऊष्मागतिकी अवस्थाओं को चार ऊष्मागतिकी चरों अवस्थाओं को चार ऊष्मागतिकी चरों क्या ले लिया? दाब, कॉमा आयतन, V, ताप, T। दाब, आयतन, ताप, और क्या ले लिया? तथा एंट्रोपी S के द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं। पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं। इनमें दो चर स्वतंत्र तथा दो चर परतंत्र होते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए ऊष्मागतिकी में काम आने वाले फलनों आंतरिक ऊर्जा फलन किससे डिनोट करते हैं? I से। फलनों आंतरिक ऊर्जा फलन हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन कॉमा गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन को कैसे डिनोट करते हैं? G से। कॉमा एंथैल्पी H। इन चारों चरों के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। इन चारों फलनों को ऊष्मागतिक विभवकूप भी कहते हैं क्योंकि ये भौतिक
क्योंकि ये भौतिक कौमा विद्युत निकायों की विद्युत निकायों की भांति ऊष्मा गति की निकायों में दिशा का निर्धारण करते हैं। उतार यहां तक, दिशा का निर्धारण करते हैं। मैंने तुमको बताया है कि जो भी अपने पास ऊष्मा गति की अवस्था होती हैं उनके चार अपन ने क्या माने थे? दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी। अब देखिए जो भी ऊष्मा गति के जो काम आने वाले जो फलन होते हैं, एक तो आंतरिक ऊर्जा फलन लेंगे, जो अपने पास मैक्सवेल के 4 इक्वेशन होंगे तो उनमें अपन 4 फलन लेंगे कि उसमें कोई ना कोई एक तो आंतरिक ऊर्जा फलन लेंगे, या हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन लेंगे, या गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन लेंगे, या अपन एंथैल्पी लेंगे। इन चारों चरों को अपन लेकर जो मैक्सवेल के जो 4 समीकरण हैं उनमें अपन संबंध ज्ञात करेंगे। क्लियर? कि अपन एक में तो लेंगे आंतरिक ऊर्जा फलन, दूसरे में लेंगे हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन, तीसरे में लेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन, चौथे में लेंगे अपन एंथैल्पी। इन चारों को अपन जो इनका जो संबंध होता है, इन चारों के बारे में जो अपने पास जो समीकरण निकल के आती है कि एंथैल्पी क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन क्या होता है, कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इन चारों के अपन समीकरण लेके जो अपने पास मैक्सवेल के जो चारों समीकरण हैं उनको अपन क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ज्ञात कैसे करेंगे? जो अपने पास दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी, इनके मध्य अपन जब संबंध ज्ञात करेंगे तो इनके मध्य संबंध ज्ञात करेंगे तभी अपने पास क्या निकल के आएंगे? मैक्सवेल के चारों समीकरण निकल के आएंगे। कभी अपन को एस पी के सापेक्ष वेग v का आयतन v का क्या करना पड़ेगा? अवकलन। v को अपन स्थिर रख के p के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। t को रखकर अपन किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? एंट्रोपी। s को अपन रखकर ताप t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। क्लियर? इन सभी के चारों के बारे में जो संबंध निकल के आएगा वो ही अपने पास क्या कहलाएंगे? मैक्सवेल के चारों समीकरण कहलाएंगे। क्लियर? अपन अब अगली वीडियो में क्या करेंगे? मैक्सवेल के जो 4 समीकरण हैं उनके बारे में अपन जानकारी करेंगे। क्लियर? चल इसको उतार लीजिए सभी।